हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों आइए आज एक नई टॉपिक लेकर के आए हिंदी का, जिसका नाम है क्रिया। तो आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे। और वास्तव में अगर यह वीडियो आप पूरा पूरा देख लेंगे तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे टीईटी का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो, या फिर सुपरटेट का एग्जाम हो, एसएससी रेलवे लेवल का एग्जाम हो, जहां जहां भी जिस जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण आएगा उसमें क्रिया जरूर आता है। तो क्रिया अगर आएगा तो समझ लीजिए आपका पूरा क्रिया क्लियर हो जाएगा, क्रिया नामक टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्रिया होता क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया कैसे कैसे बनती है। ये सारी चीजें जानने का स्पष्ट रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए, यहाँ लिखा है कि क्रिया, तो क्रिया होता क्या है। तो हमने यहाँ लिखा है कि किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे ही देख लीजिए, उदाहरण दिए हैं कि मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, तो पहले इसमें यह पता कीजिए कि वह कौन सा शब्द ऐसा है जिससे कार्य का पता चल रहा है। तो देखिए, पढ़ना, पढ़ने से पता चल रहा है कि मोहन कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम। इसका मतलब ये पढ़ता है, जो पढ़ता है दिया है, पढ़ता, ये सब क्या है, क्रिया है। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, मोहन खाना खाता है। अब पूरे वाक्य में किस शब्द से कार्य का पता चल रहा है, खाता है से। इसका मतलब ये खाता है पूरा क्या हो गया, क्रिया। बात समझ में आ रहा। और एक चीज और बात समझ लीजिए कि जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे मान लीजिए आ गया कार्य का करना, मान लीजिए आ गया पढ़ना, पढ़ना, फिर हंसना, हंसना, रोना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन कुल मिलाजुला करके ये कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे फिर यहां देख लीजिए, मोहन किताब पढ़ता है। तो इस वाक्य में वह कौन सा ऐसा शब्द है जिससे क्रिया का पता चल रहा है, तो पढ़ता है। इसका मतलब पढ़ता है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी कार्य के होने का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। लेकिन दूसरा यहां हमने लिख दिया बगल में कि धातु क्या होता है, धातु। तो धातु क्या होता है, जिस शब्दांश में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे ही देख लीजिए, खा दिया है। अब खा में देखिए जोड़ा गया है ना, बराबर क्या बन गया, खाना। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए आ गया पढ़ है, पढ़ है, पढ़ है, और इसी में क्या ना जोड़ा गया है, ना, तो ये क्या बन गया, पढ़ना। इसका मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया अपना वास्तविक आकार ग्रहण करती है। इसका मतलब क्रिया का मूल रूप क्या है, ये है, ये शब्दांश है, और इसमें क्या जोड़ा गया है, ना प्रत्यय जोड़ा गया। प्रत्यय क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। और ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि जिस शब्दांश में न जोड़ने पर क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। तो देखिए शब्दांश इसमें क्या है, पढ़ है, और इसमें क्या जोड़ा गया है, ना। उसके बाद एक क्या बन गया, पढ़ना। इसका मतलब पढ़ना तब बना जब इसमें शब्दांश में शब्दांश है और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा गया, ना जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ना। इसका मतलब शब्दांश में ना जोड़ने पर क्रिया अपना मूल रूप ग्रहण करती है। और जो शब्दांश होता है जिसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है उसी शब्दांश को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी जिस शब्दांश में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो शब्दांश क्या है, पढ़ है, और इसमें ना जोड़ा गया है, इसका मतलब इसी शब्दांश को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी जिस शब्दांश में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे ही देख लीजिए, सोच, और इसमें क्या जोड़ा गया है, ना। तो ना क्या है, प्रत्यय है, और सोच क्या है, धातु है, यानी शब्दांश है।
तो इस शब्दांश में ना जोड़ा गया तभी तो सोचना हुआ, और सोचना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, और धातु को हम क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्दांश मीन्स शब्दों का अंश। जैसे ही देख लीजिए, सोचना ये पूरा शब्द है, और इसको जब तोड़े तो शब्द का एक छोटा सा अंश बना क्या? सोच, और इसमें क्या जोड़ा गया? ना। यहाँ तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? तो क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, अब पहले ये पता कर लीजिए कि वह कौन सा ऐसा शब्द है जिससे क्रिया के होने का पता चल रहा है। तो क्या है? पढ़ता है। तो पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया, यानी पढ़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? मोहन। क्या पढ़ने का काम कर रहा है? किताब पढ़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप को हम शब्दांश कहते हैं, और उसी शब्दांश को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया अपना वास्तविक आकार ग्रहण करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आया? अनुराग, आपको समझ में आ गया? अच्छा, फिर आगे देखते हैं। अब क्रिया के भेद देखते हैं कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। भेद मीन्स प्रकार। क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो क्रिया का जो प्रकार बना है बेटा, दो आधारों पर बना है। एक होता है रचना की दृष्टिकोण से या कर्म की दृष्टिकोण से, यानी रचना ब्रैकेट में हमने कर्म की दृष्टि से हमने लिखा है, और दूसरा होता है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से, यानी क्रिया कैसे बनती है, उसमें कर्म के अनुसार कौन कौन सी क्रिया होती है, और दूसरा वाक्य में प्रयोग के अनुसार कौन कौन सी क्रिया बनती है। तो क्रिया के जो भेद होते हैं दो आधारों पर बने हैं। पहला होता है रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से, और दूसरा होता है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। तो रचना या कर्म की दृष्टिकोण से दो प्रकार की क्रिया होती है बेटा। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और दूसरा कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक क्रिया। लेकिन वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से 5 प्रकार की क्रिया होती है। एक होता है सहायक क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है द्विकर्मक क्रिया, और पांचवा होता है नाम बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया होता है? नाम बोधक क्रिया। फिर से समझ लीजिए, जो क्रिया के भेद बनते हैं यानी प्रकार बनते हैं, दो आधारों पर बनते हैं। एक होता है रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से, और दूसरा होता है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। जो रचना या कर्म की दृष्टि से बनता है वो दो प्रकार की क्रिया बनती है। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है? आकर्मक क्रिया। यहां तक समझ में आया? लेकिन वाक्य में प्रयोग की दृष्टिकोण से दो प्रकार की क्रिया बनती है। एक होता है सहायक क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है द्विकर्मक क्रिया, और पांचवा होता है नाम बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम बोधक क्रिया। यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होता है? कौन सी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं इंग्लिश में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसी क्रिया जिसे अपना पूर्ण भाव प्रकट करने में किसी कर्म की जरूरत पड़ती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मींस होता है आकर्मक क्रिया, यानी ये वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसी क्रिया जिसे अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी कर्म का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? आकर्मक क्रिया। तो जरा देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, जब इसका हम क्या करेंगे, बांटेंगे, तोड़ेंगे, तो अभी 3 शब्द से बनेगा। सा प्लस कर्म और प्लस अकर, अकर, और दूसरा होता है आ प्लस कर्म प्लस अकर, अकर। अब जरा ध्यान से समझिए, सा मीन्स सम्मिलित साथ में आने वाली, कर्म मीन्स कर्म, अक मीन्स आने वाली। यानी ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म होता है या जिसके साथ कोई कर्म आता है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और आ मीन्स ना, आने वाली, और कर्म मीन्स कर्म, अक मीन्स आने वाली। मतलब ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो, यानी जिसके साथ कोई कर्म ना आता हो, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी सकर्मक क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी क्रिया कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही देख लीजिए, हमने लिखा है कि वह क्रिया जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। जैसे देख लीजिए, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। अब एक चीज और बता दे, कर्म क्या होता है?
किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी एक होता है कर्ता, दूसरा होता है विधेय। कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। तो जो कर्ता होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहा जाता है, और कर्ता को छोड़ करके वाक्य में जितने भी शब्द बचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब जो विधेय होता है, और विधेय के तीन भाग होते हैं, एक होता है क्या? वर्ब यानी क्रिया, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूं अभी। लेकिन मान लीजिए कर्म का अगर बात किया जाए, सकर्मक क्रिया तब आपको पता चलेगी जब आप कर्म ढूंढने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे तब। तो कर्म क्या होता है? तो कर्म की परिभाषा हम बता भी चुके हैं कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसा कि मैं कारक जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कारक क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आई हुई क्रिया और अन्य शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और हमने कई कारक बताया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन बताया था कि नहीं? उसी में एक हमने बताया था कर्म कारक। तो कर्म कारक जानने के लिए, कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक मतलब जिसमें को का चिन्ह लगा हो, कर्ता ने कर्म को। लेकिन मान लीजिए अगर हमें पता नहीं चल पाता तो हम बताया था उसमें मैंने बताया था कि कर्म को पता करने के उपाय। तो हमने बताया था कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यानी अगर आप सकर्मक क्रिया आपको जानना है या कर्मक क्रिया जानना है तो आपको कर्म का पता लगाना जरूरी है कि वास्तव में कर्ता द्वारा किया गया प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव यदि किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अगर व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। बहुत सीधा सा बात समझ लीजिए। जैसे ही देख लीजिए, मोहन खाना खाता है। अब मोहन कर्ता हो गया, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या वाक्य में कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और ऐसी क्रिया जिसका कर्म दिया हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यही तो हमने बताया। तो देखिए, मोहन का कौन सा काम कर रहा है? जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो मोहन कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाना यानी भोजन पर। यहां भोजन लिख देते हैं। चलिए, मोहन भोजन खाता। ठीक, मोहन भोजन खाता। देखिए, मोहन कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम। और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। इसका मतलब इसका क्रिया इस क्रिया का ऑब्जेक्ट आ रहा है, कर्म आ रहा है। तो अगर किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया हो तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए आ जाता कि सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है। अब देखिए, पढ़ना एक क्रिया है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। दूसरा देखिए, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे ही देख लीजिए, लड़की टहलती है। लड़की टहलती है। अब टहलने का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है? ये तो नहीं दिया है कि लड़की कहाँ टहलती है। लड़की टहलती है, क्या टहलती है, कुछ तो नहीं पता है ना। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? मान लो आ जाता कि सोहन सोता है। सोहन सोता है। अब देखिए, सोने का प्रभाव कहीं पड़ रहा है? नहीं। अब मान लीजिए प्रश्न हम पूछे कि सोहन क्या सोता है, कुछ पता चल रहा है? अगर हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाना हो तो हम क्या का प्रश्न करते हैं? कौन सा प्रश्न? क्या का प्रश्न। जैसे ही देख लीजिए, मोहन खाता है। अब अपने मन में एक प्रश्न आइए कि मोहन क्या खाता है? तो भोजन खाता है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। लेकिन दूसरा, लड़की टहलती है। अब अपने मन में एक प्रश्न आइए, क्या टहलती है? तो कुछ पता चल रहा है? इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। सोहन सोता है। सोहन क्या सोता है? कुछ पता चल रहा है? तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। अब आ गया समझ में? इसका मतलब सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे जानेंगे?
कि वह क्रिया जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। और किसी भी सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए हमें कर्ता और क्रिया से जोड़ करके क्या का प्रश्न करना चाहिए। अगर हम क्या का प्रश्न करें तो निश्चित रूप से हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया जरूर मिल जाएगी। जैसे मोहन भोजन खाता है, तो मोहन खाता है। अब अपने मन में प्रश्न लाइए, क्या खाता है? तो भोजन। उत्तर मिल गया कि नहीं? अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो हो जाएगी सकर्मक, अगर क्या का उत्तर ना मिले तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। यहां तक समझ में आ गया? जैसे मोहन भोजन खाता है, अब अपने मन में प्रश्न आइए, मोहन क्या खाता है? तो भोजन खाता है। इसका मतलब हमें कर्म मिल गया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। लेकिन सोहन सोता है, अब अपने मन में प्रश्न आए, सोहन क्या सोता है? क्या सोता है? कुछ पता चल रहा है? इसका मतलब ये सोना कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। बात समझ में आ रहा है? जैसे सीता किताब पढ़ती है, अब अपने मन में प्रश्न आइए कि सीता पढ़ती है लेकिन क्या पढ़ती है? तो किताब पढ़ती है। इसका मतलब जो ये पढ़ना जो क्रिया है, ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अब आ गया समझ में? कहीं दिक्कत है कहीं? अब दूसरा आ जाते हैं वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से बेटा 5 प्रकार की क्रिया होती है। एक होता है सहायक क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है द्विकर्मक क्रिया, और पांचवा होता है नाम बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम बोधक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे ही देखा है, ये क्रिया है और ये क्रिया क्या कर रही है? पढ़ने की सहायता कर रही है, बता रही है, काल को भी बता रही है। अच्छा, एक चीज और है, जो सहायक क्रिया होती है वो काल को भी प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? काल को, टेंस को। वो बताती है कि अगर क्रिया हो रही है तो किस काल में हो रही है। यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा जो काल को बताती है कि क्रिया अगर हो रही है तो किस काल में हो रही है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। जैसे देखिए, अगर है आ जाता है आ जाता तो कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट टेंस। था थी आएगा, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। गागेगी आएगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। बात समझ में आ रहा है? कुल मिला जुला करके यह भी कह सकते हैं कि यह काल भी बताती है, यह काल भी बताती है। बात समझ में आ रहा है? मतलब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा क्रिया किस काल में हो रही है यह भी बताती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। जैसे मान लीजिए आ जाता कि मोहन सो रहा होगा। देखिए आगे की आया है, इसका मतलब एक किस टेंस को बता रहा है? फ्यूचर टेंस को, और एक संभावना व्यक्त की जा रही है। इसका मतलब ये गा गे की कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया की सोने की क्या कर रही है? बता रही है। यानी सोने को क्या कर रही है? बता रही है, मदद कर रही है मुख्य क्रिया की। और ये यह भी बता रही है कि वास्तव में मोहन जो काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा होगा, वो किस काल में कर रहा होगा? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल में। यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा साथों साथ मुख्य क्रिया जो किस काल में हो रही है यह भी बताती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है और साथ ही साथ क्रिया के किस काल में हो रही है, कौन सी क्रिया किस काल में हो रही है यह भी बताती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे है हुआ, था थे थी हुआ, गा गे गी हुआ, ये सब कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। दूसरा देखिए संयुक्त क्रिया। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंपाउंड वर्ब इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ब, संयुक्त क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर के बनी हो, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया। कम से कम दो क्रियाओं से बनी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है, चुग रही थी। अब देखिए चुगना क्या है? क्रिया है, और देखिए इसमें रही थी भी जुड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। यानी वह क्रिया जो कम से कम दो क्रियाओं से मिलकर के बनी हो, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया। लेकिन अगला है पूर्वकालिक क्रिया। आप एक चीज जानते होंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल तो आप जानते ही होंगे। कौन सा पार्टिसिपल जानते होंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल तो जानते ही होंगे। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि मेन वर्ब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी क्रिया होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट तीन होता है जिसे डीपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं डीपीएस, यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तीन होता है, एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा क्या होता है पार्टिसिपल होता है। क्या होता है पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल तीन होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसी में एक पार्टिसिपल आप पढ़े होंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसी परफेक्ट पार्टिसिपल को कौन सी क्रिया कहते हैं हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया। जैसे ही देख लीजिए, जब दो क्रियाएं एक साथ हों तो पहली क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब आप क्या करेंगे इंग्लिश पढ़ेंगे, जैसे आप सिंथेसिस पढ़ना प्रारंभ करेंगे, इंग्लिश की बात इंटरमीडिएट इंग्लिश की बात करता हूं, तो जैसे आप पढ़ेंगे तुरंत आएगा कि पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना। बच्चे को समझ में क्यों नहीं आता है, इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि वो ध्यान पूर्वक वो पढ़ता नहीं है स्टेप टू स्टेप। जैसे अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, आप देखे होंगे कि मैं जब पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो मैं बेस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। पहले बेस पढ़ाता चलता हूँ स्टेप टू स्टेप। बच्चा कितनों कहे कि मुझे डायरेक्ट पढ़ाइए सिंथेसिस, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपको आगे के जो टॉपिक होंगे वो अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो अब यही देख लीजिए, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक कार्य दो कार्य एक साथ होते हैं। तो क्या है कि जब दो क्रियाएं एक साथ हो तो पहली क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए, वह खाना खा करके घर गया। अब देखिए दो काम हुआ है, एक तो घर जाने का काम हुआ है, दूसरा खाना खाने का काम हुआ है। दो काम हुआ है, एक घर जाने का और दूसरा कौन सा काम हुआ है खाना खाने का काम हुआ है। तो पहले बताओ कौन सी क्रिया हुई है खाना खाने की। तो जो पहला काम हुआ है उसी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, इसकी एक विशेषता और होती है बेटा, ये बात याद रखिएगा, इसमें हिंदी में करके, हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, ये छोड़ दीजिए, करके, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। मतलब जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें जो क्रिया पूर्वकालिक रहेगी उसमें करके, हुआ, हुई, हुए लगा रहता है। जैसे ही देख लीजिए, वह खाना खा करके घर गया। अब देखिए दो क्रिया हुई है, एक खाना खा करके और दूसरा जाना, घर जाना। तो इसका मतलब पहले कौन सी क्रिया हुई है खाना खाना। तो देखिए खा करके, देखिए करके लगा हुआ कि नहीं लगा है, तो कौन सी क्रिया हुई पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मुख्य अतिथि इनाम बांट करके अपने घर चले गए। मुख्य अतिथि इनाम बांट करके अपने घर चले गए। इसका मतलब मुख्य अतिथि ने क्या किया, पहले इनाम बांटा, फिर कहां गए अपने घर गए। तो पहले कौन सा काम हुआ है इनाम को बांटना, फिर कौन सा काम अपने घर जाना। लेकिन पहले कौन सा काम हुआ है, दो काम हुआ है, एक इनाम बांटना और दूसरा घर जाना। लेकिन पहले कौन सा काम हुआ इनाम को बांटना। तो बांट करके, देखिए करके लगा हुआ है। तो ऐसी क्रिया जब दो क्रियाएं एक साथ हो और दोनों क्रियाओं में पहली क्रिया जो हो और जिसमें करके, हुआ, हुई, हुए वाला, हुए, हुए लगा हो, उसे तुरंत समझ जाइए कौन सी क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। अगला देख लीजिए, द्वि कर्मक क्रिया। द्वि मीन्स दो, यानी ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं द्वि कर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया द्वि कर्मक क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं द्वि कर्मक क्रिया। जैसे देख लीजिए, आपको कर्म पता करना पड़ेगा कि एक कर्म है कि दो कर्म है। तो जब किसी कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव एक व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा तो एक कर्म हो जाएगा। लेकिन जब दो व्यक्तियों वस्तुओं पर पड़ेगा कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव, तो उसमें कौन से कितने कर्म होंगे दो कर्म। अब यही देख लीजिए, लड़का मित्र को पत्र लिखता है, तो पहले फिर कर्ता पता कीजिए, तो कर्ता कौन है लड़का। जब जिसके विषय में कहा जाता है या जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कौन है लड़का। अब काम कौन सा कर रहा है लिखने का काम। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, एक तो पत्र पर पड़ रहा है, दूसरा मित्र पर। इसका मतलब इसमें कितनी क्रिया है, कितने कर्म है, दो कर्म है, एक मित्र है और दूसरा पत्र है। बात समझ में आया। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस निर्जीव माना जाता है संभवतः है, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह या तो कोई नाउन होता है और अथवा कोई प्रोनाउन से बना ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है, सॉरी इसमें दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लड़का, क्योंकि नाउन है और सजीव माना जा रहा है। दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पत्र निर्जीव है। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए कर्ता कौन है, लड़का है, क्रिया कौन सा कर रहा है, लिखने का। अब इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है दो चीजों पर, दो लोगों पर पड़ रहा है, एक पत्र पर और दूसरा मित्र पर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, यानी एक कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गया, और ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, द्विकर्म क्रिया। तो इसका मतलब लिखना जो यहाँ है, अब जैसे ही मान लीजिए लिख देते कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अब देखिए यहां भी लिखता है, यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट इसके दिए हुए हैं, एक तो पत्र और दूसरा क्या है, मित्र। लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, ये नहीं बता रहा है कि पत्र किसको लिखता है। इसका मतलब ये जो पत्र है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ लिखना कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, मात्र केवल सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। लिखना यहाँ भी है, लिखना यहाँ भी है, लेकिन इसके एक ऑब्जेक्ट है और इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। इसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे और इसको कितना कहेंगे, मात्र सकर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है मोनोट्रांसिटिव, एक होता है डाइट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव और डाइट्रांसिटिव। मोनो मीन्स मोनो, जहां किसी भी शब्द में उपसर्ग के रूप में यानी प्रीफिक्स के रूप में मोनो लग जाए उसका मतलब होता है सिंगल, और डाई मीन्स दो। बात समझ में आ रहा है। मोनो मीन्स जैसे क्या होता है, लिखा रहता है मोनो, मोनो मोनो में सिंगल होता है मतलब एक, और डाई मीन्स दो होता है। तो मोनो मीन्स सिंगल मतलब मोनो ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स होता है एकल सकर्मक क्रिया, एकल सकर्मक क्रिया। लेकिन डाई ट्रांसिटिव मीन्स होता है द्वि सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। इसका मतलब सकर्मक यहां भी है और सकर्मक यहां भी है। अगर सपोज दैट किसी विकल्प में द्विकर्मक क्रिया ना दिया हो, मान लीजिए दो कर्म दिया हुआ है और द्विकर्मक क्रिया ना दिया हो विकल्प में, और सकर्मक क्रिया अगर दिया हो तो लगाएंगे क्या, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म तो दिया है ना, तो इसलिए कौन सी क्रिया लगाएंगे, सकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया दोनों दिया हुआ है और दो कर्म दिया हो तो कौन सी क्रिया लगाएंगे, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, मान लीजिए हम यही चीज बता रहे हैं, ये मैं एक एग्जाम के लिए बता रहा हूं कि आप कहीं टेट का एग्जाम देने जाए या कुछ भी एग्जाम देने जाए तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि क्या होता है कि विकल्प में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ समास ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुब्री भी होते हैं और कर्मधारय भी होते हैं और द्विगु भी होते हैं। समझ में आ रहा बात। जैसे मान एक चीज मैं और बता रहा हूं, मान लीजिए कि कोई पदार्थवाचक संज्ञा धातुवाचक संज्ञा दी हुई है और पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा के विकल्प में पदार्थवाचक या धातुवाचक ना दिया हो, केवल जातिवाचक दिया हो, व्यक्तिवाचक दिया हो, ठीक, समूहवाचक दिया हो, तो कौन सी संज्ञा लगाएंगे, जातिवाचक। क्योंकि इस संसार में जितनी भी संज्ञाएं पाई जाती है वो अपने आप में जातिवाचक भी होती हैं। लेकिन अगर पदार्थवाचक और जातिवाचक दोनों दिया हो और पदार्थवाचक संज्ञा कोई दिया है, उसके विकल्प में पदार्थवाचक संज्ञा दिया है, तो पहले हम प्रेफरेंस देंगे किसको, पहले वरीयता देंगे किसको, पदार्थवाचक को ही देंगे। लेकिन अगर पदार्थवाचक ना दिया हो तो क्या लगाएंगे, जातिवाचक। सेम उसी कैटेगरी में अगर कोई ऐसी क्रिया आती है जिसके दो कर्म दिए हुए हैं और द्विकर्मक क्रिया विकल्प में ना दिया हो, तो द्विकर्मक अगर विकल्प में नहीं है और सकर्मक दिया है तो सकर्मक तो होगी ही, क्योंकि उसका कर्म तो होगा ही, तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। लेकिन अगर द्विकर्मक क्रिया विकल्प में दिया है तो कौन सी क्रिया लगाएंगे, द्विकर्मक ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम में आ जाता कि लड़का मित्र को पत्र लिखता है, लड़का मित्र को पत्र लिखता है और दे दिया कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ठीक, अब दोनों दे दिया और द्विकर्मक नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे, सकर्मक लगा देंगे, क्योंकि मित्र को पत्र लिखता है ना। लेकिन अगर दिया रहे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया तो उसमें कौन सी क्रिया लगाएंगे, द्विकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं नाम बोधक क्रिया। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर के बनता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। जैसा कि नाम का वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है, नाम का वर्णन। जैसे ही देख लीजिए
झोंटा दिया है और झोंटा बन जाता है झोटियाना। क्या बन जाता है? झोंटा से झोटियाना। और देख लीजिए, यहां लिख दे रहे ऊपर। मान लीजिए झोंटा है, झोंटा क्या है? नाउन है। अब झोंटा से क्या बन जाएगा? झोंटा से छोटियाना। लात से लतियाना। हाँ, लात से क्या बनेगा? लतियाना। थप्पड़ से क्या बनेगा? थपड़ियाना। थपड़ियाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? थप्पड़ से थपड़ियाना बन जाएगा। हाथ से क्या बन जाएगा बाबू? हथियाना। हाथ से हथियाना। समझ में आ रहा बात की नहीं समझ में आ रहा है? और देख लीजिए, ये तो नाम था यानी संज्ञा था, अब सर्वनाम में आ जाइए। अपना से, अपना से अपनाना। 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 अब ये सर्वनाम हो गया, अपना निजवाचक सर्वनाम है। मोटा से, मोटा से मोटाना। हाँ, मोटा विशेषण है तो क्या बन जाएगा? मोटाना। फट से नोट करते रहिए। मोटा से मोटाना। सूखा से, सूखा से क्या बनेगा? सूखा से सुखाना। सुखाना। गर्म से, गर्म से गरमाना। गरमाना। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा? अब देखिए एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, अब यहाँ क्रिया कौन सा है? पढ़ना। कार्य का पता चल रहा है। अब क्रिया के जो मूल रूप होता है जिसे शब्दांश कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में ना प्रत्यय से क्रिया अपना मूल रूप ग्रहण करती है। और क्रिया के भेद जो होते हैं दो आधारों पर बने रहते हैं। एक होता है रचना या कर्म की दृष्टि से और दूसरा होता है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। रचना या कर्म की दृष्टिकोण से दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है? अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्म दिया होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और वह क्रिया जिसका कर्म नहीं दिया होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया से जोड़ करके क्या का प्रश्न करना चाहिए। यदि हमें क्या का उत्तर मिल जाए तो वह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। और यदि क्या का उत्तर ना मिले तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन वाक्य में प्रयोग की दृष्टिकोण से 5 प्रकार की क्रिया होती है। एक होता है सहायक क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया और पांचवा क्या होता है? नामबोधक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा जो क्रिया किस काल में हो रही है यह भी हमें बताती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। और ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर के बनी हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया। और जब दो क्रियाएं एक साथ हो रही हो तो पहली क्रिया जिसमें करके हुए लगा हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सी क्रिया कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। जब दो क्रियाएं एक साथ हो तो पहली क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहली क्रिया हो रही हो, जैसे दो क्रियाएं हो रही हैं तो पहले जो क्रिया होगी उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और इसकी प्रमुख विशेषता ये होगी कि इसमें करके हुए लगा रहता है। और तीसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म दिए हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया ही होती है। यदि किसी सकर्मक क्रिया के विकल्प में द्विकर्मक क्रिया के विकल्प में द्विकर्मक क्रिया विकल्प में ना दिया हो, सकर्मक क्रिया हो तो हम सकर्मक क्रिया भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों दिया हो और द्विकर्मक क्रिया का विकल्प आया तो हम द्विकर्मक ही लगाएंगे। माने दो कर्मक क्रिया आया है, प्रश्न दो कर्मक क्रिया का, और अगर दो कर्मक क्रिया दिया हुआ है तो दो कर्मक लगाएंगे। अगर नहीं दिया और सकर्मक क्रिया दिया हुआ तो सकर्मक ही लगा देंगे। और तीसरा होता है, पांचवा होता है नाम बोधक क्रिया। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर के बनता है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम बोधक क्रिया। जैसे देखिए झोटा नाम है, संज्ञा है, तो झोटा से क्या बन जाएगा? झोटियाना। फिर देख लीजिए लात क्या है? संज्ञा है, लात से क्या बन जाएगा? लतियाना। थप्पड़ क्या है? संज्ञा है, थप्पड़ से क्या बन जाएगा? थपड़ियाना। विशेषण आ गया मोटा, मोटा गुणवाचक विशेषण है
ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार और आंतरिक गुणों का वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ देखिए मोटा है तो मोटा से क्या बन गया? मोटाना। फिर देखिए सूखा, सूखा से क्या बन गया? सुखाना। गर्म से क्या बन गया? गर्माना। ये सब एडजेक्टिव है। ये क्या था? ये सब नाउन था, तो नाउन से बना है यानी संज्ञा से बना है। लेकिन ये किससे बना है? विशेषण से बना है। लेकिन मान लीजिए हम यही लिखा था अपना, अपना, तो ये सर्वनाम था, तो सर्वनाम से अपना से क्या बन जाएगा? अपनाना। तो इसका मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर के बनी हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? नामबोधक क्रिया। तो इस प्रकार ये आपका क्रिया मैंने आज पढ़ा करके समाप्त कर दिया। तो आप मेहनत से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।